हेलो स्टूडेंट्स, विद्या के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं चैप्टर 9। ये आपका अर्थशास्त्र से रिलेटेड है और इसमें हमारे चैप्टर का टाइटल है पालमपुर गांव की कहानी और इसका हम देखेंगे अब पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, जिसमें हमने पालमपुर की कहानी में देखा था कि पालमपुर के अंदर कौन कौन सी उत्पादन की गतिविधियां होती हैं, जैसे खेती था, परिवहन था, डेयरी था, और हमने ये भी देखा था कि उत्पादन के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है, जैसे श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और साथ ही साथ हमें मशीन वगैरह चाहिए। ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है कहीं पर भी उत्पादन करने के लिए। और उत्पादन का उद्देश्य होता है वस्तुओं एवं सेवाएं जिनकी मनुष्य को ज़रूरत है उनको बनाना। ये होता है उत्पादन का उद्देश्य। ठीक, तो इस वाले पार्ट में इसमें हम बात करेंगे पालमपुर में खेती कैसी होती है और पालमपुर में कौन कौन सी गैर कृषि की क्रियाएं हैं जो होती हैं। ठीक है, तो खेती एक उत्पादन की प्रक्रिया है पालमपुर के अंदर, क्या हर जगह पर, और इसके अलावा और कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं हैं जो पालमपुर में होती हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पालमपुर गांव है उसमें खेती अगर हम देखें तो वहां पर भूमि कैसी है, स्थिर है। पालमपुर की प्रमुख उत्पादन क्रिया क्या है, खेती। हमने देखा था मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी वहां की क्या है, एग्रीकल्चर, खेती। यहाँ के काम करने वालों में 75% लोग ऐसे हैं जो अपनी जीविका के लिए यानी कि पैसे कमाने के लिए किस पर निर्भर है, खेती पर। ऐसे ही पूरे भारत में भी है, किस पर निर्भर कर रहे हैं, खेती पर निर्भर कर रहे हैं। इन लोगों के हित खेतों में उत्पादन से जुड़े हुए हैं, ये खेतों में जाकर के काम करते हैं, उत्पादन करते हैं। इसमें किसान और कृषि श्रमिक शामिल हैं। तो किसान आते हैं और जो खेत में लेबर काम कर रही है वो आती है। लेकिन कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, जब भी कभी खेती की जाती है तो एक समस्या है। समस्या क्या है, कृषि में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, क्योंकि जो आपका खेत है वो एक जगह जहां पर है वहीं पर रहता है, उसे आप किसी दूसरी जगह लेकर के नहीं जा सकते। वर्ष 1960 से आज तक पालमपुर में जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है, जितना था उतना ही है, क्योंकि हम उसको और आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन में और ज्यादा वृद्धि की गुंजाइश नहीं है। नई भूमि जोड़ नहीं सकते तो कृषि में और ज्यादा वृद्धि नहीं हो सकती। लेकिन पॉपुलेशन, जनसंख्या तो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। भूमि बढ़ेगी नहीं तो खेती नहीं बढ़ेगी। जब खेती नहीं बढ़ेगी और जनसंख्या साथ साथ बढ़ती चली जाएगी तो समस्या क्या आएगी, खाद्य की समस्या आने लगेगी, खाने के सामानों की समस्या आने लगेगी, जो कि यहाँ पर होता है। भूमि मापने की मानक इकाई ध्यान रखेंगे कौन सी होती है, हेक्टेयर। इसके अलावा गांवों में भूमि की माप मतलब जो लैंड होती है, आप लोगों के भी खेत होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा किस में मापते हैं, बीघा में। पूछते कितना बीघा खेत है, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो बीघा क्या है, भूमि को मापने की इकाई है। इसके अलावा एक और होती है गुंठा, ये भी कैसी इकाई है, तो भूमि को मापने की क्षेत्रीय इकाई है। ध्यान रखेंगे 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी 1 हेक्टेयर का मतलब क्या हो गया, अगर किसी के पास चौकोर खेत है, किसी के पास क्या है, चौकोर खेत है, ये चौकोर तो नहीं है, एक बार दोबारा बना लेते हैं चौकोर। अगर ये चौकोर खेत है, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं और एक भुजा की लंबाई 100 मीटर है ना, तो फिर कितना हो जाएगा 1 हेक्टेयर, 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, 4 टाइम्स 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा आपका 1 हेक्टेयर के बराबर। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने स्कूल के मैदान को मापिएगा और उसकी हर भुजा 100-100 होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल जितना निकल के आएगा वो कितने के बराबर होगा, 1 हेक्टेयर के बराबर। चलो, तो भूमि स्थिर है कहाँ पर, पालमपुर में। अब दूसरी क्या है, क्या उसी भूमि से और ज्यादा पैदावार हो सके, ऐसा कोई उपाय है। अब हमने क्या देखा कि भाई भूमि स्थिर है, पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है, भूमि को और बढ़ाया नहीं जा सकता, तो कृषि क्या हो जाएगी, उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या संभव है कि स्थिर भूमि पर ही, कम भूमि पर ही और खेती की जा सके, देखते हैं ऐसा हो सकता है कि नहीं।
यहाँ कृषि के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। वर्षा ऋतु में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। कौन सी फसल उगाते हैं? ज्वार और बाजरा। यह फसल पशुओं के चारे के लिए उपयोग की जाती है। ज्वार बाजरा पशुओं को खिला दिया जाता है। अक्टूबर दिसंबर में क्या उगाते हैं? आलू। सर्दी के मौसम में खेती में गेहूं की फसल, तो सर्दी में क्या उगाते हैं? गेहूं। अक्टूबर नवंबर में आलू। गर्मी में क्या उगाते हैं? जल्दी बताएं, गर्मी में उगाते हैं ज्वार और बाजरा, है ना। उसके बाद रायगंज की मंडी में उन्हें बेच दिया जाता है। गेहूं उगाया और जाकर के मंडी में बेच दिया। हमारे यहाँ भी होता है, सिंपल अपने यहाँ से आप कंपेयर करिए। भूमि के एक भाग में गन्ना भी उगा दिया जाता है और गन्ने को क्या करते हैं? गन्ने से गुड़ बना लेते हैं और गुड़ को क्या करते हैं? शाहपुर बेच आते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं? क्या उसी भूमि से और ज्यादा पैदावार हो सके, ऐसा उपाय है, ऐसा उपाय संभव है। आप एक फसल उगाइए, थोड़े समय बाद दूसरी उगाइए, उसके बाद तीसरी उगाइए और उस हिसाब से उगा करके एक ही लैंड पर कई बार फसल उगा के ज्यादा पैदावार की जा सकती है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें पैदा कर लेते हैं, सिंचाई है आराम से। तो मानसून पर डिपेंडेंस नहीं है, मानसून पर निर्भरता नहीं है, इसलिए एक ही खेत से बार बार फसलें कर लेते हैं, तो पैदावार क्या होती है? बढ़ जाती है। बिजली की व्यवस्था अच्छी है ना। इसके कारण सिंचाई की पद्धति बदल गई है। इससे पहले कुओं से रहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई करनी पड़ती थी। अब क्या करते हैं? ट्यूबवेल चलाते हैं, पानी आ जाता है। तो जब पानी आ जाता है, सिंचाई की सुविधा है, तो हर मौसम में, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आराम से फसल उगाई जा सकती है, पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है, कुछ नलकूप सरकार द्वारा लगाए गए, लेकिन शीघ्र ही किसानों ने अपने नलकूप भी लगा लिए। भारत के सभी गांवों में, अब हम बात करते हैं भारत की, भारत के सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए भारत के सभी भागों में बराबर कृषि की पैदावार नहीं होती है। किसी भाग में ज्यादा कृषि की पैदावार होती है, किसी भाग में कम पैदावार होती है। ठीक है, नदी मैदानों के अलावा देश के तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। तो जो नदी वाले इलाके हैं, जैसे गंगा का क्षेत्र, हमारा क्षेत्र किस में पड़ता है? यूपी, बिहार, ये सब किस में आते हैं? गंगा के क्षेत्र में। तो नदी जा रही है, आराम से सिंचाई हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छा पानी है। लेकिन जैसे हम साउथ में पहुंचते हैं, वहां पे पानी की कमी है। सेंटर का इलाका, मध्य प्रदेश के इलाके में पहुंचते हैं, पठारी इलाके में पहुंचते हैं, है ना, बुंदेलखंड के इलाके में पहुंचते हैं, वहां पे पानी की बहुत कमी हो जाती है। ठीक है, नाउ इसके विपरीत पठारी, दक्षिणी पठार सिंचाई कम होती है। देश में कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। तो पूरा जितने हमारे यहाँ पर 100% जो कृषि का क्षेत्र है, 40% पर ही सिंचाई की व्यवस्था है। तो इसीलिए पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है। किस पर डिपेंड करते हैं? वर्षा पर। तो जब वर्षा पर निर्भर करते हैं, तो जब बारिश आएगी तभी खेती होगी, अदर बाकी के महीनों में खेती नहीं हो पाती। क्या आपने किसानों को नलकूपों द्वारा सिंचाई करते हुए देखा है? नहीं देखा तो भाई देखिएगा जाकर के। ऐसे क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहाँ की खेती मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। तो वो क्षेत्र जहाँ पे सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जैसे कि सेंटर के इलाके की, आपकी जो बुंदेलखंड के इलाकों की कृषि है, साउथ के इलाकों की कृषि है, यहाँ पर पठारी इलाकों की। ठीक है, एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक फसल पैदा करने को बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। यानी एक भूमि पर एक साल में एक से अधिक फसल, 4 महीने के लिए मान लो मैंने कुछ उगा दिया, फिर उसके बाद फिर कुछ उगा लिया, फिर कुछ उगा लिया, यानी कि एक साल में मैंने 3 फसल उगा ली, उसको, ऐसी खेती को बोलेंगे बहुविधिक फसल प्रणाली। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। मेरे पास लैंड का एरिया बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरी ज्यादा पैदावार हो सके, मेरे खेत से, मेरी लैंड से ज्यादा पैदावार हो सके, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसी लैंड पर बार बार कृषि कर लूं। 3 महीने के लिए एक दूसरी, फिर 3 महीने के लिए दूसरी, फिर 3 महीने के लिए दूसरी, फिर 3 महीने के लिए दूसरी। पर मैं ऐसा तभी कर सकती हूँ जब मेरे पास संसाधन होंगे। कौन से संसाधन? वो संसाधन जो कृषि के लिए आवश्यक है। ठीक है, पालमपुर के सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें उगाते हैं। कुछ किसान विगत 15 से 20 वर्षों से तीसरी फसल की भी उत्पादन कर रहे हैं। तो पालमपुर के किसान मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं? बहुविधि फसल प्रणाली, एक साल में एक से अधिक फसलों को उगा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, बिजली अच्छी है, इसलिए। ठीक है, चलो
भारत में कृषि क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में इस तरीके से बांटा गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं ध्यान रखना। ये भर लीजिएगा, एक बार इसको देखिएगा भर करके। अब हमने क्या देखा कि जमीन का टुकड़ा छोटा सा हो, उत्पादन वृद्धि का एक मुख्य तरीका बहुविधि फसल प्रणाली है। टुकड़ा छोटा हो भूमि का, लेकिन अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, बिजली की व्यवस्था अच्छी है, तो आप उसी लैंड के छोटे से टुकड़े से बहुविधि फसल करके कई सारी फसल निकाल सकते हैं, उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका, ज्यादा उपज के लिए खेतों में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। और क्या कर सकते हैं? आधुनिक कृषि विधि का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बीज अच्छा डाल दो, है ना, अच्छा बीज डाल दो, खाद डालो, उसमें उसमें फर्टिलाइजर उर्वरक डालो। उपज की भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। किसानों द्वारा 60 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। उपज कम होती थी, परंपरागत बीजों को सिंचाई की अधिक आवश्यकता नहीं थी। उर्वरक के रूप में गाय के गोबर, अन्य प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता था। यह सब सुविधाएं किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध थी, इनको खरीदना नहीं पड़ता था। लेकिन 1960 के बाद हमारे यहाँ क्या आई? हरित क्रांति। हरित क्रांति में क्या किया गया? किसानों ने अच्छे बीज प्रयोग किए, अच्छे बीज जिसकी उत्पादन की क्षमता ज्यादा थी। ठीक है, दो तरीके का बीज होता है। मान लो मेरे को गेहूं की फसल उगानी है और मैंने अपने खेत में डाला गेहूं का ए बीज। ठीक है, जब ए बीज फसल देता है तो एक गेहूं के पेड़ से 1 किलो गेहूं का दाना निकलता है। दूसरे मेरे पड़ोसी ने डाला बी बीज, बी प्रकार का बीज। जब बी बीज फसल देता है तो एक पेड़ से गेहूं के 2 किलो दाने निकलते हैं, मतलब दाने जितने माप होती है 2 किलो। तो उपज किसकी ज्यादा हुई? उसकी। समय दोनों में बराबर लगा। उसने खाद डाली, मैंने जो नेचुरल खाद होती है ना, जो प्राकृतिक खाद होती है वो डाली। उसने क्या डाला? उर्वरक डाला। तो परंपरागत बीजों की तुलना में HYV यानी कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का इस्तेमाल किया। अधिक मात्रा में अनाज उत्पादन होने का अनुमान था और जमीन के उसी टुकड़े में पहले की तुलना में अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। अधिक उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए ज्यादा मात्रा में पानी, खाद सब डालने पड़े। ज्यादा उपज केवल अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, इन सब कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव थी। मैं ज्यादा उपज करना चाहती हूँ, ज्यादा पैदावार करना चाहती हूँ। ये मेरा खेत है, इस खेत से अभी तक मुझे मिल रहा था, पूरा इस खेत से एक फसल मुझे मिलती थी 30 किलो की। मैं क्या चाहती हूँ? 60 किलो मिलने लगे। तो मैं इसमें क्या करूंगी? अच्छा बीज लगाऊंगी, खाद डालूंगी, उर्वरक डालूंगी, तो मुझे क्या मिला? 60 किलो मिला। 60 किलो गेहूं उत्पादन हुआ। कब संभव हुआ? जब मैंने ये सारी चीजें डाली। तो सबका संयोजन करना जरूरी है। हमारे देश में हरियाणा पंजाब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तौर तरीकों को सबसे पहले उपयोग किया। HYV बीजों, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई के लिए नलकूपों का प्रयोग किया। इनमें से कुछ ने ट्रैक्टर, फसल गहाने के लिए मशीनें खरीदी, जैसे कि थ्रेशर, जिस कारण जुताई एवं कटाई में कार्य में तेजी आई और गेहूं की अधिक पैदावार प्राप्त हुई। देखो, आधुनिक कृषि के तरीके कौन कौन से हैं? जैसे अधिक उपज वाले बीज ले लो, उर्वरक डालो, कीटनाशक डालो, बांध बनाओ जिससे बिजली आसानी से मिल जाए। बिजली मिल जाएगी तो नहर बना लो, है ना, नहर से पंप सेट लगा लो तो सिंचाई आसानी से हो गई। ट्रैक्टर ले आओ, उसके साथ में थ्रेशिंग मशीन ले आओ, तो उससे क्या हुआ कि पैदावार बढ़ी। परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज प्रति हेक्टेयर 1300 किलोग्राम थी। HYV से कितनी हो गई प्रति हेक्टेयर? 3200 किलोग्राम। जैसे यहाँ पर 30 किलो थी और 60 किलो हो गई। गेहूं के उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास अब बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में उपलब्ध था। पहले 30 किलो होता था तो मेरे घर में ही खत्म हो जाता था। अब 60 किलो होने लगा तो घर में तो लोग उतने ही हैं, तो 30 की बजाय 40 खाने लगे होंगे। तो भी मेरे पास 20 किलो बच रहा था। 20 किलो मैं कहाँ बेचाऊंगी? मंडी में। 20 किलो से मुझे क्या हुई? एक्स्ट्रा इनकम हो गई। ठीक है। खेती की आधुनिक विधि एवं बहुविधि फसल प्रणाली में क्या अंतर है? तो आधुनिक विधि क्या है? HYV सीड्स का इस्तेमाल करना, कीटनाशक का इस्तेमाल करना, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना, है ना, सिंचाई के लिए बांध बनाना, बिजली, ये सब का इस्तेमाल करना। और बहुविधि प्रणाली में क्या है? एक ही लैंड पर 4 महीने बाद दूसरी फसल, फिर दूसरी फसल, फिर दूसरी फसल करना।
भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं एवं दालों के उत्पादन को करोड़ टन इकाइयों में दर्शाया गया है। इसका एक आरेख बनाकर ये मतलब करनी है, आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या होती है। आधुनिक कृषि विधियों को अगर अपनाता है तो आवश्यक कार्यशील पूंजी उसकी होती है बीज। पहले की अपेक्षा कृषि की आधुनिक विधियों के लिए किसानों को अधिक नकद की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि भाई वो सब महंगे होते हैं, इसीलिए पैसा चाहिए उसके लिए। ठीक है, चलो। अब क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। अब सवाल ये उठना है कि हमने नई कृषि पद्धति लेकर के आ गए, अब क्या भूमि इसको धारण कर पाएगी। तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और सावधानी पूर्वक उसका उपयोग करना चाहिए। ये धारण नहीं कर पाती, उसके बहुत बुरे प्रभाव भूमि पर हमें देखने को मिलते हैं। भूमि प्रदूषण उसका ही एक प्रकार है। जल स्तर कम हो जाता है, ज्यादा सिंचाई करेंगे तो भूमि से जल निकालते रहेंगे तो जल स्तर में भी कमी आ जाएगी। संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का बड़े स्तर पर उपयोग किया और क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी की उर्वर क्षमता क्या होगी, खत्म हो जाएगी, है ना। इसके अतिरिक्त नलकूपों से बहुत ज्यादा सिंचाई करी तो भूमि जल का जो स्तर है वो कम हो गया है। मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल जैसे स्तर का कम हो जाना, पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं और नष्ट हो गए तो फिर दोबारा पुनर्जीवित नहीं होते हैं, इसीलिए ये बेहतर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये बेहतर नहीं है। अब आ जाते हैं पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। तो बहुत तरीके से भूमि पालमपुर के किसानों में वितरित है। दो पुत्रों के, जैसे हम अगर यहाँ पर देखें तो ये किसी की लैंड होगी, ये किसी की लैंड होगी, फिर ये छोटी छोटी लैंड होगी, तो किसी के पास बड़ा एरिया है, किसी के पास छोटा एरिया है, तो कई तरीके से भूमि यहाँ पर वितरित है। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अब देखो, जबकि कृषि हो रही है, खेती हो रही है, तो फिर श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, कैसे होएगी। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है श्रम। खेती करने के लिए काफी अधिक परिश्रम की जरूरत पड़ती है, तो काम करना पड़ता है, तो श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, लोग करेंगे, जो वहां की जनता है वो करेगी, है ना। श्रमिक करेंगे, कैसे करेंगे भाई, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप कुछ कटाई के लिए भेज दो, कुछ बुआई के लिए भेज दो, है ना, कुछ हल चलाने के लिए भेजा जाए, तो अलग अलग तरीके से ये सारे लोग ही, जो वहां की जनता है वही क्या करेगी, श्रम की व्यवस्था करेगी। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, आवश्यक पैसा कहाँ से आएगा, वो देंगी बैंक देंगी। आपके पास जो रखा हुआ है, जो सेव किया हुआ मनी है वो देंगे। ठीक, अधिशेष जो कृषि उत्पाद होंगे उनकी बिक्री हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा हमने देखा था 60 किलो बनाओ, लेकिन 40 किलो घर में इस्तेमाल हो गया, बाकी 20 किलो कहाँ चला गया, बिक्री कर दी, उसकी मंडियों में ले जाकर के उसको बेच दिया। अब आ जाते हैं गैर कृषि क्रियाएं पालमपुर में कौन सी थी। तो पहली है डेयरी, डेयरी भी होती थी। डेयरी कैसे, डेयरी का मतलब क्या है कि पशुओं को पालना और उनसे जो दूध मिलता है उसको फिर बेच देना, थोड़ा अपने घर में कंज्यूम कर लेना और उसके बाद जितना अधिशेष मिलता है उसको वापस बेच देना, बाहर ले जाकर के मार्केट में ले जाकर के बेच देना, है ना। उससे बहुत सारे अच्छे उत्पाद बना लेना, जैसे उसे पनीर बना लेना, उसे खोया बना लेना, ये सारे उसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, फिर लघु स्तरीय विनिर्माण, जो छोटे स्तर पर विनिर्माण होता है वो क्या होता है विनिर्माण, जैसे कि हम अगर कहें वहां पर क्या होता है, फैक्ट्री में, फैक्ट्री के अंदर क्या बनना, मान लेते हैं फुटबॉल का बनना, बैट बनना, बैट बल्ले जो होते हैं, बॉल्स का बनना, ये सब छोटे स्तर पर होने वाले निर्माण है। पंखा, इन सब का निर्माण होना, हाथ पंखे जो होते हैं, ये सब भी वहां पर होते थे और लोग इनमें भी लगे थे। उसके अलावा दुकानदार भी थे। खेती हो रही है, किसान है, देन उसके बाद हमने देखा कि डेयरी वाले भी लोग हैं, देन उसके बाद हमने देखा कि छोटे छोटे जो उत्पादन हो रहे हैं वो लोग भी हैं। अब इन सबको बेचने के लिए दुकानदार भी तो चाहिए। मान लेते हैं एक फैक्ट्री में बिस्किट बन रही है, ब्रेड बन रही है, तो ब्रेड बिस्किट को बेचने के लिए क्या चाहिए, दुकानदार। चाय, तेल, साबुन, बिस्किट, टूथपेस्ट, ये सब कहीं बन रहा होगा और वहां पे बेचने वाला एक दुकानदार भी होगा। अब यहाँ पर परिवहन भी तेजी से विकसित हो रहा है। क्यों, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री में मान लेते हैं ब्रेड बनी और दुकानदार तक पहुंचानी है, कैसे पहुंचेगी, परिवहन से। परिवहन के लिए क्या चाहिए, सड़क। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आई हमारी
परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, सड़क। तो कुल मिलाकर के अगर हम पूरे चैप्टर में देखें तो हमने कहा कि उत्पादन करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और पालमपुर के अंदर ये सारी चीजें हमें उपलब्ध मिलती हैं। खेती भी हो रही है, डेयरी भी हो रही है, परिवहन भी हो रहा है, दुकानदार भी है वहां पर, और ये सब क्या कर रहे हैं, कुछ वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, कुछ सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, जिससे कि मनुष्य की सभी आवश्यकताएं वहां पर पूर्ण हो सके, वहां पर रहने वाले मनुष्यों की जो भी जरूरतें हैं उनको फुलफिल किया जा सके। चलो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। पालमपुर की मुख्य उत्पादन क्रिया क्या है, खेती। उत्पादन के कारक क्या है, तो भूमि भी चाहिए उत्पादन के लिए, मजदूर भी चाहिए और पूंजी भी चाहिए, चाहे वो मानव पूंजी हो या भौतिक पूंजी हो। मानव पूंजी से मतलब है मनुष्य, श्रम करने वाला, नॉलेजेबल मनुष्य, है ना, ज्ञान वाला मनुष्य। और भौतिक से मतलब है रुपए पैसे। HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, बीजों के प्रयोग से गेहूं का उत्पादन कितना बढ़ गया, तो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 3200 हो गया था। ठीक है। सरकार द्वारा एक खेतीहर मजदूर के लिए निर्धारित मजदूरी 300 रुपए है। मनरेगा स्कीम के अंतर्गत भी आप इसको देख सकते हैं। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में आई, है ना। और पालमपुर के कितने प्रतिशत लोग जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, 75%। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, कृषि करते हैं। बरसात के मौसम में पालमपुर में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है, ज्वार बाजरा। हमने देखा था बहुविधि कृषि प्रणाली है, वहां पर फसल प्रणाली है, तीनों उगाते हैं। गेहूं भी कर रहे हैं, ज्वार बाजरा भी कर रहे हैं, आलू भी कर रहे हैं। के मध्य 1970 के मध्य तक पालमपुर का सारा कृषि क्षेत्र सिंचाई के अंतर्गत आ गया, 200 हेक्टेयर। अच्छी व्यवस्था थी वहां पर सिंचाई की, और तभी तो वो बहुविधि कृषि प्रणाली वहां पर लगा सके। भारत में कौन से राज्य में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, पंजाब, हरित क्रांति के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी गैर कृषि क्रिया नहीं है, गैर कृषि क्रिया नहीं है, खेतों में काम करना, बाकी सारी की सारी गैर कृषि क्रियाएं हैं। कौन स्थायी पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है, स्थायी पूंजी के अंतर्गत नहीं आता है, तो नगद राशि नहीं आती है ना, जिसे हम एसेट बोलते हैं, कैपिटल एसेट बोलते हैं। जैसे आपका औजार हो सकता है, मशीन हो सकती है, भवन हो सकता है। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के, क्योंकि वो स्थायी नहीं है, नगद जो होता है वो स्थायी नहीं है, एक के हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में होगी, फिर तीसरे के हाथ में होगी, फिर चौथे के हाथ में होगी, तो इट इज नॉट स्टेबल। पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग कितने परिवार रहते हैं, 450। पालमपुर गांव की ज्यादातर जमीन उच्च जाति के कितने परिवारों के पास है, 80। पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा दो प्राथमिक विद्यालय हैं जहां पर पढ़ाई भी होती थी। गैर कृषि क्रिया का क्या उदाहरण है, दुकानदारी भी है, लघु निर्माण भी है, परिवहन भी है। हमारे देश में किस प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तौर तरीकों का सबसे पहले उपयोग किया, हरियाणा के ने किया, पंजाब ने किया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने। हरित क्रांति यहीं पर सबसे पहले आई थी। पालमपुर में कितने परिवार 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर कृषि कार्य करते हैं, 240। हमने देखा था भूमि का बंटवारा अलग अलग है, छोटी भूमि भी है सबके पास में। एक मान लेते हैं पिताजी थे, पिताजी के 4 बच्चे और चारों के बीच में भूमि क्या हो गई, बट गई, तो फिर क्या हो गई, भूमि छोटी हो गई। 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर खेती करने वाले मझोले व बड़े किसानों के कितने परिवार हैं, 60। नहीं, ज्यादातर किसानों के पास पालमपुर में क्या है, छोटी भूमि है, कम भूमि है, ज्यादा बड़ी भूमि नहीं है। लोग ही कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, तो 25% लोग ही, ज्यादातर क्या कर रहे हैं, खेती, 75%। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला हुआ है, रायगंज, है ना। हमने क्या देखा था, बेचने चले जाते हैं, डेयरी का जो उत्पादन होता है वो शाहपुर में जाकर के बेच आते हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से इनको कर लेंगे। पढ़ते रहिए इसी तरीके से। अगला चैप्टर जल्दी से देख लीजिएगा और इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।